गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम जीएस पेपर 1। ठीक है, आरओ एआरओ के जीएस पेपर 1 में 140 प्रश्न आते हैं। सेकंड पेपर में जो है 60 प्रश्न आते हैं, यानी टोटल प्रश्न हो गए 200 और 200 ही अंक के ये होते हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग है यूपीपीसीएस के जैसे। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपी आरओ और यूपीपीसीएस की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत के प्रथम हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से बताइए। देखिए, वर्ष 2020 में जो है गोवा को भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया, और अभी हाल ही में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया है हर घर जल प्रमाणित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, वर्ष 2020 में हर घर जल प्रमाणित देश का जो प्रथम राज्य है वो गोवा बना, और अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, जैसे कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो एक ही है ये हर घर जल प्रमाणित पहला केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी के उद्गम स्रोत से संबंध नहीं रखता है। नासिक, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से और नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। तो महाबलेश्वर को हटा दीजिए यहाँ पर। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं पेनगंगा, पूर्णा, मंजरा, बरधा, सबरी, प्रवरा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है पेनगंगा को, मंजरा को, बरधा को। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर जो है कुंभ मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन वाह्य स्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत आता है, मतलब XC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत। देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत है। ये दो होते हैं, इन सीटू, एक्स-सीटू, कई बार बताया। नेशनल पार्क इन सीटू के अंदर, और जो पवित्र उपवन है, सेक्रेड गार्डन है, वो भी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। जो जू हो गए, चिड़ियाघर हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक हो गए, ये सब XC2 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए, चिड़ियाघर जो है वायु स्थानीय संरक्षण विधि यानी XC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आगार जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और पवित्र उपवन जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि यानी XC2 कंजर्वेशन है, उसमें जो पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण है उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किया जाता है, किसी विशेष स्थान में या क्षेत्र में। और इन सीटू के अंतर्गत जो है कहाँ किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। तो ये अंतर है दोनों का। केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात हो रही है तो 1992। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई, और यह प्रोजेक्ट हाथियों की संख्या को बढ़ाने के लिए उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनको प्रतिस्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को एक के बाद एक के क्रम में नियोजित तरीके से उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। मिश्रित फसल नहीं बोलेंगे इसको, समुच्चय कृषि नहीं बोलेंगे इसको, पट्टीदार खेती नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे फसल चक्रण। तो फसल चक्रीकरण या फसल चक्रण एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को एक के बाद एक के क्रम में जो है उगाना होता है, और इसमें कई प्रकार के सस्य संयोजनों का प्रयोग होता है। ब्लैक रोलर, काराबुरान, सिस्टन, योमा, हबूब किस प्रकार की पवनें हैं। क्या ये जेट स्ट्रीम है, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें हैं, या भूमंडलीय पवन।
ये हैं स्थानीय पवनें, मतलब लोकल विंड इंग्लिश में बोलेंगे इनको। तो हबूब, सिस्टन, काराबुरान, योमा, ब्लैक रोलर स्थानीय पवनें हैं, लोकल विंड है। ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और एक बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। ये स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं। हबूब जो है वो है उत्तरी सूडान की, सिस्टर्न है पूर्वी ईरान की, कराबुरान है मध्य एशिया की, योमा जापान की, और ब्लैक रोलर है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो मैच करने के लिए पूछ सकता है इनको, जोड़े मिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। महाद्वीपों की जलमग्न अंततम सीमा जो महाद्वीपीय, निम्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा महाद्वीपीय ढाल होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जो खड़ी होती है और महाद्वीपीय निम्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ती है। महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है और यहाँ सागरीय निक्षेपों का जो है अभाव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हंगरी का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? हंगरी का मैदान हिमानी निर्मित मैदान नहीं है, जलोढ़ मैदान ये भी नहीं है, यह है पटल विरूपणी मैदान, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पर्वत निर्माण के समय भूसन्निधियों के किनारे पर वलन पड़ने के कारण मध्य भाग जो है अप्रवाहित रहता है, अप्रवाहित रह जाता है और कभी कभी मैदानों के रूप में जो है इनका विकास हो जाता है। ये पटल विरूपणी मैदान कहलाते हैं। हंगरी का जो मैदान है पटल विरूपणी मैदान का उदाहरण है, जो कार्पेथियन और डिनोरिक आल्प्स पर्वतों के मध्य स्थित है। हंगरी की बात करें तो मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, और जो डेन्यूब नदी है वो विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और यूपी के हर एग्जाम में पूछा है। अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी, इसका उत्तर है जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन ने वर्ष 1972 में बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। और वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, क्योंकि ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग भी है। चार्ल्स ग्रांट ने क्या किया था? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण जो है इनके द्वारा किया गया था। यह है संगठन या एसोसिएशन या कमेटी, यह है इसके संस्थापक सदस्य। तो इनका मिलान कर दीजिए, कौन किससे सम्मिलित होगा? इंडियन एसोसिएशन, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो है नहीं, इसलिए आनंद मोहन बोस हो जाएगा एक आखिरी। और लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार, तो बी का हो गया 1। लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ए का 3 हो गया और बी का हो गया 1। ए का 3 हो गया, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2, डी का हो गया 4, तो एक से ही एलिमिनेट हो गया है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है, इन्होंने की थी। ये इसके संस्थापक सदस्य थे। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा की गई, जबकि लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, डिफरेंस देखिए, लंदन इंडिया सोसाइटी है, वो लंदन इंडियन कमेटी है। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इजराइल निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है? इजराइल की सीमा लगी है जॉर्डन से लगी है, तो जॉर्डन यहाँ पे भी है। सीरिया से लगी है, सीरिया यहाँ पे भी है। लेबनान से लगी है, लेबनान यहाँ पे भी है।
ठीक है, सऊदी अरब से नहीं लगी है तो एलिमिनेट कर दीजिए, सऊदी अरब से नहीं लगी है तो एलिमिनेट कर दीजिए। मिस्र से लगी है, ठीक है, मिस्र से यहाँ लगी है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसराइल की सीमा लगी है जॉर्डन से, सीरिया से, लेबनान से और मिस्र के साथ। इसराइल की राजधानी है जेरूसलेम और तेल अबीब एवं हैफा यहाँ के जो है मुख्य नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा है? वो रूस का बरखोयास्क। तो एशिया का सबसे जो ठंडा स्थान है वो है साइबेरिया, ठीक है, जो है रूस में, बरखोयास्क। और यहाँ का जो है निम्नतम तापमान 69 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बरखोयास्क को पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन कहलाता है क्या? क्या कहलाएगा? आनुवांशिक विविधता, ऑप्शन नंबर डी। तो किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। और एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। आनुवांशिक विविधता में कमी आने से जातियों के रूप में अत्यधिक समानता जो है आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। प्राकृतिक नम भूमियों एवं ज्वारनमुखों के प्रदूषकों की मात्रा कम करने हेतु किस जैव उपचार विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए। राइजोफिल्ट्रेशन, राइजोडिग्रेडेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या माइक्रो रिमिडिएशन? राइजोफिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। तो राइजोफिल्ट्रेशन जल के उपचार की तकनीक है जिसका प्रयोग प्राकृतिक नम भूमियों और ज्वारनमुखों के प्रदूषकों की मात्रा कम करने हेतु किया जाता है। यह पर्यावरण में कम से कम व्यवधान डालकर स्व स्थानीय उपचार को बढ़ावा देता है। यह यूरेनियम और कैडमियम के निष्कासन में काफ़ी प्रभावी है, ठीक है, जो कि प्रदूषक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य द्वारा दही हांडी को खेल राज्य का दर्जा दिया गया है? खेल का दर्जा दिया गया, दही हांडी जो खेल होता है वो कौन है इनमें? महाराष्ट्र ने। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसे एक प्रकार का जो है एडवेंचर स्पोर्ट जो है माना जाएगा। और दही हांडी में शामिल होने वाले जो भी लोग होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, जिनको बोलते हैं गोविंदा, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और सरकारी नौकरियों में जो है 5% का आरक्षण मिलेगा उनको। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत की पहली एसी डबल डेकर जो इलेक्ट्रिक बस है उसका उद्घाटन किस महानगर में किया गया है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली? देखिए, भारत की पहली है, ठीक है, भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन जो है वो मुंबई में किया गया। तो भारत की प्रथम एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया। और अशोक लेलैंड समर्थित स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर में अधिक क्षमता है और 2 गुने यात्रियों को वहन करने की क्षमता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर द्वारा जारी रिपोर्ट में PM 2.5 प्रदूषण के मामले में शीर्ष 10 शहरों में प्रथम स्थान पर विश्व का कौन सा देश है? भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर द्वारा जारी रिपोर्ट में PM 2.5 प्रदूषण के मामले में शीर्ष 10 शहरों में प्रथम स्थान पर दिल्ली है और दूसरे स्थान पर कलकत्ता। दोनों भारत के हैं, पहले दूसरे। लेकिन NO2 के स्तर के मामले में कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में, सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखिए, सिक्किम का विलय तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ, तीसरा वाला सही है। तो तीसरा वाला सही है, तो दूसरे को हटा दीजिए, पहला हटा दीजिए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में, ये भी सही है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ही हुआ।
तो तीनों के तीनों 100 मिले थे ऑलरेडी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के समय में 1845-46 में। इस युद्ध का समापन हुआ था लाहौर की संधि से। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852-53 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, जिसमें लोअर बर्मा और पिंगू का विलय कर लिया गया था। और सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में, और पंजाब का विलय हुआ था 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कालानुक्रम की दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कम्युनल अवार्ड की घोषणा, पूना पैक्ट या पूना समझौता। ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जैक्ट डेट के साथ आपको याद रहनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया के टॉपिक या पॉइंट्स। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 30-31 से चला, यानी नवंबर 1930 से, तो 1930 का आइए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 की है, और पूना पैक्ट भी 1932 का है। अंतर क्या है? ये अगस्त 1932 का है, ये सितंबर 1932 का है। तो सबसे अंत में जो यहाँ घटना घटित होगी कालानुक्रम की दृष्टि से वो होगा पूना पैक्ट। सबसे पहले होगी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और कालानुक्रम अगर सजाना हो तो ए सबसे पहले आएगा, बी उसके बाद, सी उसके बाद और डी उसके बाद। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था नवंबर 1930 में, जो चला था जनवरी 1931 के बीच लंदन में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में। और कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। बांटो और राज करो की नीति का जो है असली रूप था, ठीक है, यह उनकी बांटो और राज करो नीति का असली रूप था, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें जो है आरक्षित कर दी गई। और पूना पैक्ट याद का है, यह समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है। तो पूना पैक्ट हो गया सितंबर 1932 का, कम्युनल अवार्ड हो गया अगस्त 1932, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 और नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब आ जाइए 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है इंडियन पॉलिटी का। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करेगा? यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो, यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे देता है तो, यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है तो, यदि उसे लोकसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है तो। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नहीं रहेगा, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तब तो, ठीक है। जब सदस्य ही नहीं रहा तो अध्यक्ष कैसे रहा? यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे दे, बिल्कुल, तब भी। यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा दिया जाए, 2/3, इनमें से कोई एक गलत है। ये 2/3 वाला गलत है। सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटेगा तो हटेगा, ठीक है। ये सबके लिए इनमें से कोई एक भी हो जाएगा तो हट जाएगा। वो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है लेकिन। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों से ही किया जाता है। लोकसभा के समावधि के दौरान अध्यक्ष पद पर बना रहता है। हालांकि उसे निम्नलिखित 3 मामलों में किसी एक में जो है पद खाली करना पड़ेगा अपना, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर जो है पद खाली कर देता है तो, और क्या है, यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा दिया जाता है तो, ठीक है। ऐसा प्रस्ताव जो है 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही जो है पेश किया जा सकता है। तो 20 प्रश्न थे ये, हर सब्जेक्ट के मिश्रित इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो। PDF पेड है, लेकिन जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर है 9560112583। इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, इनके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।